किशन पटनायक जी की पुस्तक भारत सूत्रों का होगा कि पिछले एपिसोड में हम इसके फर्स्ट टॉपिक को शुरू कर चुके हैं, जो था दो राष्ट्रीय संकट और शूद्र शक्ति का उभार, जिसमें किशन पटनायक जी सबसे पहले राष्ट्रीय संकट में लेते हैं जुलाई 1991 में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई उदातीकरण और जगतीकरण अर्थात लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की आर्थिक नीतियों को अपनाया जाना मानते हैं। उसमें वे कुछ अहम बातों को हमारे सामने रखते हैं, जिसमें सबसे पहले वे रखते हैं कि विपक्षी दलों में किसी भी दल ने पुरजोर तरीके से इस नीति का विरोध नहीं किया और किशन पटनायक जी इसे एक आर्थिक गुलामी की तरह देखते हैं और मानते हैं कि विपक्षी दल यदि चाहते तो इसका पुरजोर विरोध करके इस नीति को ध्वस्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और सबसे अहम बात जो वे सामने रखते हैं वो ये कि ऊपरी तौर पर तो भाजपा इस नीति का विरोध कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर जो है लाल कृष्ण आडवाणी विदेशी दौरे पर निकल गए थे और वहां के जो बिजनेस तबके हैं उनको आश्वासन दे रहे थे कि भारत सरकार द्वारा अपनाई गई उदातीकरण और जगतीकरण की इस नीति को जब केंद्र में भाजपा की सरकार आएगी तब भी जस का तस रखा जाएगा। तो आज उसी नीति पर जो है भारत सरकार या भाजपा सरकार काम कर रही है। वो अलग बात है, जैसा कि मेरा बेटा ईशान कहता है कि सरकार की ग्लोबलाइजेशन की नीति को अब गोलवर्कराइजेशन की नीति से रिप्लेस कर दिया है भाजपा सरकार ने, और मुझे उसकी ये बात बिल्कुल सही लगती है। यदि इतना ही ग्लोबलाइजेशन से भाजपा सरकार को चिढ़ है तो क्यों नहीं पूर्ण सत्ता में आने के बाद 10 सालों के अंतराल पर इन्होंने इस नीति को खत्म कर दिया, क्योंकि ये संभव नहीं है। दुनिया जितनी तेजी से बदलती है, हमें दुनिया के साथ कदम ताल करना पड़ता है यदि हम अपनी आर्थिक और राजनीतिक और तकनीकी उन्नति चाहते हैं तो इन सब बातों को ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। विरोध करने से पहले विरोध करने के कारणों और सही तरीकों का जरूर इवैल्यूएशन कर लेना चाहिए। और उसके बाद वे लेते हैं 6 दिसंबर 1992 में जो बाबरी मस्जिद विध्वंस की गई थी उसकी घटना को, जिसे वे राष्ट्रीय संकट के तौर पर लेते हैं। इनफैक्ट सबसे बड़े राष्ट्रीय संकट के तौर पर अब तक का लेते हैं वो। तो अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और 1992 में क्या हुआ, कैसी परिस्थितियां बनी और कैसे समाज में उथल पुथल हुई, उन सब चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। 1992 के दिसंबर के प्रथम सप्ताह में देश के सारे गैर सांप्रदायिकवादी समूह और खासकर रण राजनीति से सचेत व्यक्ति भयभीत रहे। उनमें हमारे जैसे लोग भी होंगे। तो यहाँ लेखक की मैं सराहना करती हूँ उनके सच बोलने की, कि जो सामाजिक भयानक स्थितियां बन रही थी बाबरी मस्जिद के विध्वंस से पहले, उससे सभी भयभीत थे। हम सोचने लगे कि 6 तारीख को कुछ नहीं होगा, भजन कीर्तन ही होगा। भाजपा के दिए हुए आश्वासन को हम सही मानने लगे थे, क्योंकि जिस घटना की और उससे पैदा होने वाली स्थिति की आशंका थी उसका मुकाबला करना हमारे वश में नहीं था। सांगठनिक तैयारी तो दूर, उससे पैदा होने वाली स्थितियों के मुकाबले की मानसिक बौद्धिक तैयारी भी नहीं थी। इस तरह के जो सामाजिक चैलेंजेस होते हैं, जो संघर्ष होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा बौद्धिक और मानसिक तैयारी की जरूरत होती है और उसके लिए उतना ही पढ़ना लिखना पड़ता है, विचारों से सक्षम होना पड़ता है। भारत के सेक्युलर समूहों के लिए सबसे दयनीय हालत उन दिनों थी जब एकाएक भाजपा की महत्वाकांक्षा और औद्धत्य बढ़ने लगा। सेक्युलरवादी इतना हतोत्साहित हो गए थे कि सांप्रदायिकता की निंदा करने और उसका डर पैदा करने के अलावा उनके पास कोई रणनीति थी ही नहीं। वे राजनीतिक स्तर पर वे इतना असहाय महसूस करने लगे थे कि कम्युनिस्ट समेत सारे गैर कांग्रेसी धर्मनिरपेक्ष दल भाजपा से लड़ने के लिए कांग्रेस का हाथ पकड़ने के लिए तैयार हो गए। 1993 के जनवरी से अक्टूबर तक के समाचार पत्रों और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की बैठकों के विवरण से इसका पता चल जाएगा। धर्मनिरपेक्षतावादी खेमे में केवल हम लोग थे जिनको यह अनुचित लगता था कि भाजपा से आतंकित होकर कांग्रेस या दूसरे किस्म की सांप्रदायिकताओं जैसे संख्या लघु सांप्रदायिकता से समझौता किया जाए। हमारी दृष्टि में सांप्रदायिकता अपने आप में एक बड़ी ताकत नहीं हो सकती है। अगर हम आर्थिक शोषण या सामाजिक विषमता जैसे बुनियादी अन्यायों के खिलाफ एक राजनैतिक आंदोलन को व्यापक और गतिशील कर सकें तो। उन्हीं दिनों मासिक पत्रिका सामयिक वार्ता में छपे कई लेखों के माध्यम से इस लेखक ने यह आश्वासन विश्वास
पैदा करने की चेष्टा की थी। मतलब किशन पटनायक जी अपने लेखों के जरिए जो हैं जनता के बीच में आश्वासन पैदा कर रहे थे। सांप्रदायिकता का भूत खड़ा करके उसका डर फैलाने से सांप्रदायिकता नहीं दबेगी। डरे हुए को भूत अधिक दबोचता है। तो जितना आप इनसे पीछा छुड़ाकर डर कर भागेंगे उतना ही ये ताकतें, सांप्रदायिक ताकतें आप पर हावी होंगी। अब समय आ गया है डटकर इनका मुकाबला करने का। जितना भागेंगे ये उतना आपको दौड़ाएंगी, उतना आपसे छीनेंगी। यहाँ पर मुझे तुलसीराम जी की मणिकर्णिका का एक अंश याद आता है, जिसमें तुलसीराम जी लिखते हैं कि जब उन्हें हॉस्टल से बाहर फेंकने की तैयारी की जा रही थी तो उन्होंने फाइनली, हमेशा डरे सहमे रहने वाले तुलसीराम जी ने लड़ने का फैसला किया कि अब लड़ाई आर या पार करूंगा लेकिन हॉस्टल नहीं छोड़ूंगा। और वहां पर उन्होंने लिखा कि जैसे ही उन्होंने लड़ने का फैसला किया उसके बाद से उनके लिए जो है चुनौतियां खत्म होनी शुरू हो गई। तो जब आप किसी चीज का मुकाबला करना शुरू कर देते हैं तो समस्याएं अपने आप छोटी होने लगती हैं। डरे हुए को भूत अधिक दबोचता है। ये देखना होगा कि लोगों के मानस में और समाज में कौन सी ताकत है जो भाजपा की गति को रोक सकेगी। ऐसी दो ताकतें अभी तक भारतीय समाज में बची हुई हैं। तो ये बात सारी 1991, 92, 93 इन 3 सालों के संदर्भों को लेकर हो रही है। एक है राष्ट्रीयता। आज के संदर्भ में इसका स्वरूप नव साम्राज्यवाद विरोधी आर्थिक राष्ट्रवाद ही हो सकता है। दूसरा, भारतीय धर्म या हिंदू समाज में ही जो जनतांत्रिक संभावनाएं हैं उनका राजनीतिकरण, यानी हिंदू समाज में ही हिंदू सांप्रदायिकता की जो काट है उसका उपयोग। एक कहावत है, लोहे को लोहा काटता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण आप भीमा कोरेगांव से ले सकते हैं। किस तरीके से ब्राह्मणवादी ताकतों के खिलाफ महारों की ताकत का इस्तेमाल अंग्रेजों ने किया था और उन्हें सफलता भी मिली। इसीलिए अभी बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए, महज 200 साल ही हुए होंगे भीमा कोरेगांव हुए, और ब्राह्मणवादी ताकतें फिर से हम लोगों पर हावी हो चुकी हैं और हमारे बहुजन शेरों के नक्शे काट कर उन्होंने दोबारा उन्हें मिमियाने के लिए छोड़ दिया है। तो मुझे लगता है समय आ गया है कि बहुजन अपनी ताकत को समझें। अधिकांश संगठित धर्मों की तुलना में हिंदू समाज ज्यादा जनतांत्रिक है और बहुकेंद्रीय है। इसके बारे में अधिक समझ की जरूरत है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो हिंदू समाज का गैर ब्राह्मणवादी स्वरूप ज्यादा व्यापक और दीर्घकालीन है। पूरे भारतीय समाज पर ब्राह्मणवाद का कब्जा 300 साल से अधिक नहीं है या ज्यादा पुराना नहीं है। ऐसा कोई काल नहीं है जब ब्राह्मणवाद को चुनौती नहीं दी गई है। हिंदू सांप्रदायिकता इसी ब्राह्मणवाद की एक राजनैतिक आवश्यकता है। तो ये हमने हिंदुत्व में भी पढ़ा था कि ये जो हिंदुत्व है ये पूरे ब्राह्मणवाद के राजनीतिक रीढ़ की हड्डी है। हिंदू सांप्रदायिकता इसी ब्राह्मणवाद की एक राजनीतिक आवश्यकता है। इसीलिए कांग्रेस का ब्राह्मणवाद भी भाजपा के कई कार्यक्रमों को बीच बीच में पुष्ट करता रहता है। राजीव गांधी की शिलान्यास नीति, 6 दिसंबर को नरसिम्हा राव की चुप्पी की रणनीति इसके साफ उदाहरण हैं। जिन दिनों अयोध्या को केंद्र बिंदु बनाकर हिंदू सांप्रदायिकता का विस्तार हो रहा था, उन दिनों उत्तर भारत में शूद्र शक्ति का उभार भी हो रहा था। उसी को सामाजिक क्रांति और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा देकर संघ परिवार के विस्तार को बुनियादी तथा स्थायी तौर पर रोका जा सकता था। ऐसा हुआ नहीं क्योंकि सेक्युलरवाद के मुख्य प्रवक्तागण यानी वामपंथी समूह भारत की सामाजिक वास्तविकता को स्वीकृति नहीं देते हैं। वे तो भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को जिताने के पक्ष में काम कर रहे थे। इस रणनीति का बयान ज्योति बसु बार बार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में जहां अयोध्या है वहां 1993 नवंबर के चुनाव में भाजपा की नाटकीय पराजय हुई। वहां विजयी मुहिम का नेतृत्व पिटे पिटाए सेक्युलरवादी नहीं रहे, उनकी और कांग्रेस की धज्जियां उड़ गईं। लोहिया और अंबेडकर के अनुयायियों, ऐसे अनुयायी जिन्होंने लोहिया और अंबेडकर के विचारों को विकृत किया है, कितने स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं। फिर भी अनुयायी होने का दावा निराधार नहीं है। जिनके नेतृत्व में काम हुआ है और ढंग से 1993 नवंबर तक जो भाजपा का भय व्याप्त था न सिर्फ गायब हो गया बल्कि आत्मसंतोष में परिणत हो गया। तो काफी सारे सामाजिक समीकरण बदलते हुए यहाँ पर उन्होंने लिखा है। ये सारी बारीकियां
हमें अमूमन पढ़ने को नहीं मिलती, समझने को नहीं मिलती, लेकिन किशन पटनायक जी ने बहुत सिंप्लीफाई करके उन सब चीज़ों को यहाँ पर लिखा है। भाजपा जिसकी जो कह सकते हैं ट्रम्प कार्ड है, हिंदू मुस्लिम करना उनका ट्रम्प कार्ड है, और हर वक्त चुनाव से पहले वे इस ट्रम्प कार्ड को खेलते हैं और सफलता भी उन्हें मिलती है हर बार। लेकिन बाबरी मस्जिद का विध्वंस करने के बावजूद भी नाटकीय तरीके से भाजपा जो है उत्तर प्रदेश में हार गया, जो अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाली बात है। उसके बाद उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि ऐसी ताकतें सत्ता में आई जो अपने आप को लोहिया और अंबेडकरवाद का समर्थक या अनुयायी कहते हैं, लेकिन उन्होंने इन दोनों की सामाजिक सोच को, सामाजिक चिंतन को विकृत कर दिया है। उसके ऊपर भी आगे टॉपिक्स में चर्चा है, तब हम करेंगे किस तरह विकृत किया है। मानव सांप्रदायिकता के खिलाफ अब कोई राष्ट्रीय रणनीति की जरूरत नहीं रह गई है। आत्मसंतोष का नतीजा आगे चलकर बुरा हो सकता है, क्योंकि शूद्र चेतना का संगठन सतही ढंग से ही हुआ है, किसी महान राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए नहीं। फिर बहुत सिंपल शब्दों में बहुत बड़ी बात वे कह रहे हैं। भाजपा को एक बार पटकनी दे देने के बाद शूद्र संगठनों ने सोचा, जिसमें के एससी और ओबीसी दोनों को वे इंक्लूड मानते हैं इन संगठनों में, उन्होंने सोचा कि अब भाजपा कभी रिवाइव नहीं करेगी शायद। लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा, क्योंकि हमारे लोगों में वैचारिक संगठन बनाने की बहुत कमी है। बुद्धिजीवियों से हमारे संगठनकर्ताओं को परहेज रहता है। तो जब तक, जैसे कि इसको आरएसएस के एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, आरएसएस जो है वो एक लक्ष्य के तर्ज पर काम करता है। उसके कितने भी संगठन हो जाएं, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है। लेकिन हमारे शूद्र संगठनों का लक्ष्य भी अलग अलग होता है और सतही जीत ही वे चाहते हैं। आगे इसे वे एक्सप्लेन कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। 1993 की स्थिति क्या थी, इसके बारे में राजनीतिक घटनाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील एक पत्रकार विदिन ब्रैकेट सुरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है, लाल कृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री की कुर्सी के बीच का अंतर केवल कुछ क्षणों की औपचारिकता का ही दिखाई पड़ता था। अगर इस टिप्पणी में सत्यता है तो यह मानना होगा कि शूद्र जागृति ने संघ परिवार उर्फ ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान की कमर तोड़ दी। राजनीतिक टिप्पणीकारों के लेखों में संघ परिवार एक बहुप्रचलित शब्द हो गया था, जो फिलहाल कालग्रास में चला गया है। तो इससे पता चलता है कि इनके जो वैचारिक संगठन है संघ परिवार के, वो कितनी तेजी से काम करते हैं, लोगों की सोच से कितनी जल्दी चीजें गायब कर देते हैं, मेमोरी आपकी कितनी शॉर्ट कर देते हैं। जैसे कि सरकार को आप देखिए, अब की बार मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरह के बहुत सारे जुमले जो हैं लगातार फेंकते रहते हैं प्रधान सेवक। लोगों को सोचने का मौका नहीं देते हैं। जैसे ही कोई घटना आपकी नजर में आती है, तुरंत उसका मोड़ देते हैं रुख। यहां भारतीय इतिहास के एक निष्कर्ष की ओर ध्यान देना आने वाले समय में लाभदायक हो सकता है। हिंदू समाज जब भी अपनी अंदरूनी जड़ता को खत्म करने के लिए सक्रिय होता है, वे न सिर्फ अधिक उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाता है, बल्कि राष्ट्र को अधिक गतिशील करने का औजार बन जाता है। मतलब जब भी वर्णों के बीच में संघर्ष होगा तो सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न होगा, उथल पुथल होगी, हलचल होगी ही देश में, और वो राजनीतिक स्तर पर भी होगी और सामाजिक स्तर पर भी होगी। इसी अर्थ में हिंदू समाज की गतिशीलता राष्ट्र की गतिशीलता में परिणत होती है। लेकिन इस वक्त जो शूद्र नेतृत्व उभरा हुआ है, उसकी क्षमता बहुत सीमित है, क्योंकि उसकी दृष्टि संकीर्ण है। इसलिए इससे राष्ट्र को ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। यहां तक कि सांप्रदायिकतावादियों के राजनीतिक पराजय भी अल्पकालिक प्रमाणित हो सकती है। यह नेतृत्व अपनी ऐतिहासिक भूमिका के बारे में सचेत सोच नहीं सकता। इसलिए इतिहास यानी काल की गति से मिली हुई युग निर्माणकारी शक्ति का उपयोग वह निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए करता है। वह सिर्फ इतना समझता है कि उसके पास एक शक्ति है, सत्ता और संपत्ति पर उसको हिस्सा मिलने लगा है और यह हिस्सा बड़ा होना चाहिए। वह यह नहीं समझता कि वह भारतीय समाज का एक अग्रगामी तत्व है, वह एक नवजागृत बहुसंख्यक तबका है। एक नवजागृत समूह से जो गतिशील बहुसंख्यक भी है, यह अपेक्षा रहती है कि वह न सिर्फ गतिशील होगा बल्कि परिश्रमी, कर्तव्यपरायण और आदर्शवादी होगा।
पुराने पतनशील शासक वर्ग से उसकी चारित्रिक भिन्नता होगी। अपने वर्ग हित को वह इस तरह परिभाषित करेगा कि उस वर्ग की भलाई का लक्ष्य देश की भलाई के लक्ष्य के साथ एकाकार हो जाएगा। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब नव जागृत समूह का नेतृत्व करने वाला निजी स्वार्थ, सत्ता या संपत्ति बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि अपने समूह और अपने राष्ट्र के दीर्घकालीन हित का वाहक दिखाई पड़ता है, उस वर्ग की गतिशीलता पूरे समाज की गतिशीलता दिखाई पड़ती है। तो बहुत जरूरी चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इस पर मंथन किए जाने की जरूरत है। जो शूद्र शक्ति का उभार 1993 में भाजपा को शिकस्त देकर हुआ था, उसका जो दायरा है सोचने समझने का वो बहुत सीमित है, वो बहुत लिमिटेड सोच रखते हैं, ये कह रहे हैं किशन पटनायक जी। और वो समाज को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच सिर्फ इतनी है कि अब हम सत्ता में आ गए हैं, अब हम बदलाव करेंगे। लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है। उनको लगता है कि अब हम जीत कर आ गए हैं और हमारे लोगों को बेनिफिट पहुंचाना है, जबकि कायदे से उन्हें ये सोचना चाहिए कि समाज को कैसे बेनिफिट मिलेगा, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान किस तरह किया जाए, शिक्षा पर किस तरह बात की जाए। इन सब चीजों के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं होता। और आज भी हमारे ये जो दलित बहुजन राजनेता हैं, उनका शिक्षा के ऊपर कोई फोकस नहीं है। हर कोई यही बोलता है कि जब जीत कर आ जाएगा तो किसी को परशुराम का मंदिर बनाना है, किसी को किसी और का मंदिर बनाना है, किसी को ब्राह्मणवाद से बड़ा दुख पहुंचता है कि ब्राह्मणों को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इनकी जो सोच है ना, ये बहुत लिमिट से है, इसीलिए ये लोग अपना भी उत्थान नहीं कर पाते हैं और ना ही अपने समाज का उत्थान कर पाते हैं। तो इन सब चीजों पर ना फोकस दिए जाने की जरूरत है, मैं समझती हूँ। किशन जी बहुत जरूरी बातों को यहाँ पर रख रहे हैं। मौजूदा शूद्र नेतृत्व इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो ये देश का दुर्भाग्य है। देश का दुर्भाग्य यह है कि देश के संकट काल में एक नया नेतृत्व उभर रहा है, लेकिन यह नेतृत्व देश को ध्वंस से नहीं बचा सकता है। तो उसका नया नेतृत्व कहना भी कितना उचित होगा, क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। ये प्रश्न भी खड़ा हो जाता है कि ब्राह्मणवाद को बुनियाद से नष्ट करने का संकल्प इसमें क्यों नहीं है। कांशी राम से लेकर मुलायम सिंह यादव तक यही कहानी है। वे चाहते हैं कि ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई नीतियों से ही देश का संचालन जारी रहे, केवल सत्ता संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा हमें मिलता रहे। आरक्षण के बारे में उनकी समझ सिर्फ यही है। तो आरक्षण को सिर्फ आर्थिक लाभ तक ही जाकर जोड़ दिया है। शिक्षा के ऊपर बात कौन करेगा, सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव के ऊपर बात कौन करेगा, इसको आप खुद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब उन्होंने संविधान लिखा, उसमें जो उन्होंने स्त्रियों को अधिकार दिए, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जो दलित समाज की स्त्रियां हैं या जो अनटचेबल्स की स्त्रियां हैं वो हजारों साल से शोषित रही हैं तो सिर्फ उन्हीं का उत्थान होगा, उन्हीं के उद्धार की बात मैं करूंगा। जब उन्होंने नारी कल्याण की बात करी तो उसमें हर वर्ग की नारी को उन्होंने रखा, हर वर्ण की नारी को उन्होंने रखा। वो अधिकार हर औरत को दिया इस देश की। तो इसीलिए हमारे नेताओं को भी जो सोच का दायरा जो है वो उतना ही बड़ा करना पड़ेगा जितनी बड़ी सोच बाबा साहब की थी। इसलिए कि शायद किशन पटनायक जी ने लिखा है कि बाबा साहब की सोच को इन लोगों ने विकृत कर दिया है। आरक्षण एक ऐतिहासिक अनिवार्यता बन चुका है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे भारतीय समाज के स्वतः विकास में बाधक हैं। आरक्षण का चक्र तब पूरा होगा जब इसकी जरूरत नहीं रहेगी। तो आजकल आप मोहन भागवत जी का बयान भी सुन रहे हैं, रतन जी ने पूरा वीडियो बनाया है, उसे आप जाकर दोबारा सुनिएगा। और इसको पूरा होने में विलंब नहीं होना चाहिए। भारत के जनतंत्र की ये एकमात्र उपज है जिसको सकारात्मक कहा जा सकता है, शूद्रों का उत्थान। लेकिन शूद्र ही नहीं चाहता है कि आरक्षण का चक्र पूरा हो और उसकी जरूरत ना रहे। इस चक्र को पूरा करने के लिए, आरक्षण को तार्किक नतीजे तक ले जाने के लिए आर्थिक नीतियों तथा शिक्षा व्यवस्था में पूरे मूलभूत परिवर्तन होने चाहिए। इसके बारे में शूद्र नेतृत्व सोचना ही नहीं चाहता है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि शिक्षा पर कौन बात करेगा, सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव पर कौन बात करेगा। अगर हमारे लोगों के मन में अभी भी उनको ये लगता है कि हमारी सरकार आ गई, अब हम बदलाव कर सकते हैं। किस तरह का बदलाव? हम नौकरियों में आ जाएंगे, सिर्फ नौकरी कर लेना ही सब कुछ है। आपका शैक्षिक विकास कैसे होगा? आपका सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव जब तक नहीं होगा
जब तक आप पाखंड और अंधविश्वास से बाहर नहीं आएंगे तब तक ये सब कुछ बेकार है। दूसरी तरफ ब्राह्मणवादी नेतृत्व मानता है कि सामाजिक समता को रोकने के लिए आर्थिक विषमता को तीव्र करो और जनतंत्र को दुर्बल कर डालो, और इसी रणनीति पर भाजपा सरकार काम कर रही है। सारे शैक्षणिक संस्थानों को जो सरकारी थे उन सबको निजी हाथों में सौंप दिया गया है, उनका निजीकरण कर दिया गया है, सारी सरकारी कंपनियों को बेच दिया गया है। अब जब ये सरकारी संस्थान ही बिक चुके हैं तब फिर आरक्षण का मसला ही खत्म हो जाता है और आर्थिक तौर पर हमारे दलित बहुजन समाज के लोगों की कमर तोड़ने की तैयारी पूरी है। नई आर्थिक नीति या गैट संधि के बारे में भारतीय समाज की जो केंद्रीय विषमता रही है उसको भाजपा अपने ढंग से और कांग्रेस अपने ढंग से सरलीकृत करने में लगी है। भाजपा परंपरावादी ढंग से धार्मिक और सामाजिक नीतियों के द्वारा, कांग्रेस आधुनिकतावादी ढंग से आर्थिक तथा तकनीकी उपायों को अपनाकर। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जब दो गलत रास्ते हों तो जो कम गलत रास्ता होता है हमेशा चुनाव उसका किया जाता है। फना में डायलॉग था, मुझे याद है अभी तक, शूद्र नेतृत्व में इसका नैतिक बल भी नहीं है कि कह सके कि ब्राह्मण ने देश का सत्यानाश किया। इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हो गए हमारे दलित बहुजन समाज में, लेकिन उनमें ये हिम्मत कभी नहीं रही कि वे ये बोल सकें कि ब्राह्मणों ने देश को बर्बाद किया है। गलत आर्थिक नीति, गलत प्रशासन पद्धति और गलत शिक्षा व्यवस्था चलाकर भ्रष्टाचार और विषमता को सरलीकृत किया। जिस दिन शूद्र नेता ऐसा कह पाएंगे उसी दिन में अपने ऐतिहासिक दायित्व को भी समझने लगेगा। पुराना पढ़ने पर शूद्र नेतृत्व में निखार आएगा, यह सोच गलत है। पुराना पड़ जाएगा तो उसमें शिथिलता आ जाएगी, उसकी ताजगी खत्म हो जाएगी। और इससे आप समझ सकते हैं, जहां एक समय में बसपा को 200 से ऊपर सीटें आती थीं, वहां महज 10 से भी कम सीटों पर सिमट गया है। तो इसके ऊपर क्या मंथन नहीं होना चाहिए? ये शिथिलता तो पता चलती है। आप चाहे इसके लिए बुरा माने, चाहे गाली गलौज करें, लेकिन सच तो सच ही रहेगा। जैसा आंध्र में रेड्डियों का, हरियाणा में जाटों का और कर्नाटक में वोक्काली गांव का हो रहा है, उनकी सामाजिक ताकत आज ब्राह्मणों से अधिक है, लेकिन ब्राह्मणवाद का विकल्प बनने के लिए उनमें कोई मादा नहीं रह गया है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उन्होंने अपने अनुकूल बना लिया है। ब्राह्मणों को दबाने में, दलितों को दबाने में वे सबसे आगे हैं। तो ओबीसी के लोग जब सत्ता में आते हैं तब वो भी जो है दलितों को दबाने में ही अपनी भलाई समझते हैं। तो हर तरीके से जो ब्राह्मणीकरण हो जाता है हमारे शूद्र नेताओं का भी, वो एक गलत चीज है। अतः जब शूद्र नेतृत्व में नयापन और ताजगी है तभी उसमें देश बनाने की महत्वाकांक्षा जगनी चाहिए। सामाजिक न्याय अभियान के साथ साथ आर्थिक न्याय के नए भयंकर रूपों का विरोध करके ही शूद्र नेतृत्व का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। और इसी के साथ ये पहला टॉपिक आज समाप्त होता है, लेकिन इन टॉपिक में जो कही गई बातें हैं उन पर लगातार मंथन होना चाहिए और हमारे राजनेताओं को भी इस तरह के टेक्स्ट पढ़ने चाहिए और बुद्धिजीवियों का सम्मान करना चाहिए, ठीक उसी तरह जिस तरह संघ परिवार करता है अपने बुद्धिजीवियों का इस्तेमाल। वे दोनों तरफ की बातों को सुनते हैं, इत्मीनान से सुनते हैं और फिर दोहरी गलतफहमी पैदा करने के काबिल बनते हैं। उसके लिए भी काबिलियत चाहिए। एक पक्ष को सुनकर अपना पक्ष रख देना बड़ा आसान है, लेकिन दोनों पक्षों को सुनकर दोहरी गलतफहमी पैदा करने के लिए भी अक्ल चाहिए। और ऐसे लोगों को संघ परिवार जो है ऐसे बुद्धिजीवियों को खूब पालता पोसता है, लेकिन हमारे राजनेताओं को बुद्धिजीवियों से ही परहेज है, क्योंकि वे अपनी आलोचना सुनना ही नहीं चाहते। इसी मंथन के साथ आपको छोड़े जाती हूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इन्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन्हें स्प्रेड करना भी ना भूलें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।